हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए एजुकेशन यानी एमए शिक्षा शास्त्र। एमए शिक्षा शास्त्र में पेपर नंबर 101। आपके पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे इंडिविजुअलिज्म एंड एजुकेशन अर्थात व्यक्तिवाद और शिक्षा, पार्ट 1 भाग 1। व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिवाद के समर्थन में जो तर्क दिए हैं उनमें प्रमुख तर्क निम्नवत हैं। नंबर 1, नैतिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन। नैतिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले दार्शनिकों में जे.एस. मिल प्रमुख हैं। जे.एस. मिल के अनुसार नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का आंतरिक पक्ष है और व्यक्ति के जीवन की विभिन्न आंतरिक प्रेरणाओं का विकास तभी संभव है जब राज्य के द्वारा उसे पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता प्राप्त हो। जे.एस. मिल के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति का चरित्र समुन्नत होता है और मानवता की उन्नति होती है। राज्य के द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है। नंबर 2, आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन। आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले विद्वानों में एडम स्मिथ, क्विंसी, रिकार्डो आदि प्रमुख हैं। इन विद्वानों का कहना था कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि उद्योग और व्यापार को व्यक्तियों के निजी हाथों में छोड़ दिया जाए तो इससे अधिकतम विकास हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र प्रतियोगिता और साहस उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं और अधिकतम आर्थिक कल्याण करते हैं। विदेशी व्यापार पर भी राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कार्य केवल इतना होना चाहिए कि वह छल, धोखे, विश्वासघात से व्यक्तियों को बचाए और उनकी रक्षा करे। नंबर 3 पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह माना जाता है कि धन संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति परिश्रम करके अधिक से अधिक उत्पादन करने और लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे समाज में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अपने उद्योग एवं व्यापार को बढ़ाना चाहता है और अधिक से अधिक धन संपत्ति एकत्र करना चाहता है। आधुनिक सभ्यता का विकास इसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर हुआ है। यदि राज्य इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, धन का समान वितरण करने की नीति अपनाएगा, उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण करेगा, तो व्यक्तियों में अधिक उत्पादन करने तथा लाभ कमाने की प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाएगी और राष्ट्र का आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं हो सकेगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले विद्वानों का कहना है कि राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप की नीति ही अपनानी चाहिए। अब 4था पॉइंट हमारा आता है प्राणी विज्ञान की दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले दार्शनिकों में हर्बर्ट स्पेंसर,
प्रमुख हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर द एक्सिस्टेंस और समर्थ के अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि विकास और प्रगति का स्वाभाविक मार्ग यह है कि दीन, दुर्बल, अयोग्य और अशक्त व्यक्तियों के जीवन का अंत होता जाए, ताकि उनके जीवन पर किए जाने वाले साधनों का उपयोग योग्य और समर्थ व्यक्तियों द्वारा किया जा सके, जिससे संपूर्ण मानव जाति को लाभ प्राप्त हो। स्पेंसर के शब्दों में, यदि हमें एक योग्य, सुदृढ़ और सशक्त संतति का विकास करना है तो हमें व्यक्तियों को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व अशक्त व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। समनर, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, ने भी प्राणी विज्ञान की दृष्टि से व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे समक्ष दो विकल्प हैं, एक योग्यतम व्यक्तियों का जीवित रहना और दूसरा अयोग्य व्यक्तियों का जीवित रहना। प्रथम विकल्प अर्थात योग्यतम व्यक्तियों के जीवित रहने से समाज की उन्नति होती है, समाज आगे बढ़ता है और ये सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के पक्ष में हैं, और दूसरा विकल्प समाज की उन्नति को रोकता है, उसे गिराता है और ये सबसे बुरे व्यक्तियों के पक्ष में है। राज्य की योग्यता और सामर्थ्य की दृष्टि से कतिपय व्यक्तिवादियों के तर्क है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के में कार्य करने की ना तो योग्यता एवं क्षमता है और ना ही उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है। राज्य के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने का उत्तरदायित्व राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों पर होता है। इन कार्यों में अपना कोई निजी हित न होने के कारण ये कर्मचारी और अधिकारीगण इनके क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं लेते हैं, जिससे इन कार्यों में अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अनुभव ये दर्शाता है कि सरकारी क्षेत्रों की अपेक्षा निजी क्षेत्रों में किए गए कार्य जल्दी पूरे होते हैं, उनमें लागत कम होती है और उनमें गुणात्मकता होती है तथा उनमें भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। इस संबंध में शिक्षा शास्त्री J.S. मिल का कहना है कि राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ अतिशय भार में लदी हुई संस्था पर नया बोझ डालना है। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से कार्य अनुचित ढंग से किए जाते हैं और बहुत से कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सरकार देर किए बिना उन्हें कर ही नहीं सकती। उपर्युक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की मूलभूत गरिमा और स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए मार्क्सवाद ने अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप का विरोध किया है और यह उचित ही है। व्यक्तिवादी दर्शन व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। इसमें व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और कहा भी गया है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। इसलिए इस दर्शन के शैक्षिक विचारों में व्यक्ति को ऐसा स्वतंत्र
वातावरण देने पर बल दिया गया है जिसमें वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब हम लोग जानेंगे इंडिविजुअलिज्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, व्यक्तिवाद और शिक्षा के सिद्धांत। व्यक्तिवादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जो कि 4 सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1, शिक्षा में स्वतंत्रता। नंबर 2, विद्यालयों पर सीमित नियंत्रण। नंबर 3, सीखना एक सहज क्रिया। और नंबर 4, जीवन को सुखी बनाने का साधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा में स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक और परम पोषक है, इसलिए उसने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के क्षेत्र का विरोध किया है। इस दर्शन के अनुसार स्वतंत्रता के वातावरण में ही बालकों को अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को विकसित करने के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के वातावरण में ही सत्य की खोज हो सकती है और स्वतंत्रता के वातावरण में ही वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान को समुचित प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 2, विद्यालयों पर सीमित नियंत्रण। व्यक्तिवाद के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी रुचि, क्षमता और बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए। बालक की शिक्षा में उसके माता पिता की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों पर राज्य का नियंत्रण कम से कम हो। नंबर 3, सीखना एक सहज क्रिया। व्यक्ति की सीखने की क्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और सीखना उसके प्राकृतिक स्वभाव का एक अंग है, इसलिए उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, इसलिए उसके लिए उचित और उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। नंबर 4, जीवन को सुखी बनाने का साधन। व्यक्तिवाद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का साधन है, इसलिए शिक्षा की प्रकृति स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, अपना चहुमुखी विकास कर सके, समाज के उत्थान में अपना सहयोग दे सके और समाज का एक उपयोगी सदस्य तथा राष्ट्र का आदर्श नागरिक बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।